मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनसंचार माध्यम में जानेंगे जनसंचार की विधाएं, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि संचार किसे कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं। संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। ये पहुँचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुँचना। पहुँचना का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। इसलिए संचार शास्त्री विल्वर्श्रम ने कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही संचार है। दूसरा प्रश्न है, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतः हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे में हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, हमारे स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं, परंतु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते। संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, संचार के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। संचारक या स्रोत, संदेश देने के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश का कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। तीसरा है संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। चौथा है प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना। अगला प्रश्न देखिए, संचारक की भूमिका पर प्रकाश डालिए या संचार का माध्यम दो बिंदुओं में समझाइए। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण है संदेश की स्पष्टता, दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। प्रश्न है, कूटीकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है। सो संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। सफल कूटीकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, संचारक हो जो कहना चाहता हो, प्राप्तकर्ता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। अगला प्रश्न है, संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं, उसका महत्व स्पष्ट कीजिए या फीडबैक से आप क्या समझते हैं। कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है, ये आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया अथवा ठीक ठाक पहुंच गया अथवा नहीं। शोर से क्या आशय है। तो उत्तर है, संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे शोर कहते हैं, नॉइज़। इस बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, ठीक कूटीकरण न कर पाने के कारण भी हो सकती है, गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकती है और प्राप्तकर्ता की अक्षमता, तकनीकी खराबी या आसपास के शोर के कारण भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, संचार के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 सांकेतिक संचार, नंबर 2 मौखिक संचार, नंबर 3 अमौखिक संचार, नंबर 4 अंतःवैयक्तिक संचार, नंबर 5 समूह संचार और नंबर 6 जनसंचार। अगला प्रश्न है, सांकेतिक संचार से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है,
सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती आदि सांकेतिक संचार हैं। इनमें मनुष्य अपने अंगों या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। आदिम युग में ये साधन ही सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे। आज इनका महत्व सहायक या गौड़ संचार के रूप में सीमित हो गया है। मौखिक संचार का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप हैं। अमौखिक संचार से क्या आशय है? अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा संचार। अंतःवैयक्तिक संचार का क्या आशय है? अंतःवैयक्तिक संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेले होने पर अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार वैयक्तिक होता है, इसलिए इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। डायरी लेखन, आत्मपरक वैयक्तिक कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंग कहे जा सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या आशय है? अंतर्वैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है। दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी कोटि के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। प्रश्न 15, समूह संचार का क्या आशय है? जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरणतः कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा, जुलूस समूह संचार के उदाहरण हैं। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। प्रायः सामूहिक मुद्दों पर की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। तो छात्रों, प्रश्न 15 तक आपने जाना आज की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।